हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 1। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा एक उदाहरण हो रहा है जिसके अंदर शायद √3 है, तो उसमें पूछा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके अंदर पूछा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। बैठ करते हैं इसका हल। तो अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इस सवाल में हम क्या करेंगे कि हम इसके विपरीत मानकर चलेंगे कि हम मानकर चलेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इन सवालों में हम क्या करेंगे कि हम इनके विपरीत मानकर चलेंगे कि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, और हम मानकर चलेंगे कि माना ये एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम अंश बट्टा हर में यानी P बट्टा Q में यानी A बट्टा B में हम उसको किसी भी प्रकार से अंश बट्टा हर में लिख सकते हैं। तो ये अपनी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या यानी √5 को हम A बट्टा B में लिख सकते हैं। B बराबर नहीं होगा 0, क्योंकि यदि B बराबर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा मान अनंत हो जाएगा। तो √5 को लिख सकते हैं A बट्टा B के रूप में, जब √5 को हमने माना है एक परिमेय संख्या जहाँ पर B का मान नहीं होगा 0 के बराबर, और यहाँ पर जहाँ A व B कोई पूर्णांक है, जहाँ पर A व B कोई पूर्णांक है तथा A व B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जहां पर A व B में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होगा, अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, कोई अन्य उभयनिष्ठ यहाँ पर होगा अन्य। अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A और B में कोई भी ऐसा कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं होगा कि जो दोनों के अंदर कॉमन हो। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर A की जगह लिख सकते हैं हम जैसे 6 और यहाँ पर B की जगह लिख सकते हैं हम 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 के अंदर 2 भी कॉमन है और 4 के अंदर भी 2 कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन है। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर जब A और B होगा तो यहाँ पर A व B में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ या अन्य कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इस प्रकार हो सकते हैं जैसे 5 और 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 में 2 कॉमन है लेकिन 5 में नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में सेम कॉमन क्या होगा कि 5 के अंदर एक भी कॉमन है और 4 के अंदर भी एक कॉमन है। तो इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा √5 बराबर A बट्टे B। तो यहाँ पर हम इस ये B हमारा भाग में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये √5 के अंदर गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा √5B बराबर A। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √5B बराबर A। अब दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √5B का स्क्वायर और ये हो जाएगा इधर हो जाएगा हमारा A का स्क्वायर। अब यहाँ से √5 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 5 और B के स्क्वायर को लिख देंगे B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब यहाँ पर 5B स्क्वायर बराबर हो गया हमारा A स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, अर्थात A स्क्वायर के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, अर्थात A स्क्वायर के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, और इसे हम देख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, अतः हम कह सकते हैं कि A भी 5 से विभाज्य होगा। जब A स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो हम कह सकते हैं कि A भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम कह देंगे कि इसलिए A भी 5 से विभाज्य होगा, तो A भी 5 से विभाज्य होगा। अब माना A बराबर
5c, जहां c कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि a 5 से विभाज्य है, तो a बराबर मान सकते हैं 5c, जहां पर c कोई पूर्णांक है। तो जब a 5 से विभाज्य होगा तो हम 5c भी 5 से विभाज्य होगा, तो जहां पर c मान लिया हमने कोई पूर्णांक है। अब a बराबर 5c मान है, वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे a बराबर 5c समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में हम a बराबर 5c रखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 में a की जगह रख देंगे 5c, तो ये हो जाएगा हमारा 5b² बराबर a की जगह रख देंगे 5c, तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा a का स्क्वायर। तो यहाँ से 5b² बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25, ये हो जाएगा c का स्क्वायर। अब यहाँ से b² बराबर 5b² के गुणा में है, तो इधर इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/5 यानी 5c²। तो यहाँ से b² बराबर 5c²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b² भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि 5c² के गुणा में है, तो इधर b² के भाग में चला जाएगा और पूरा भाग जाएगा। तो लिखेंगे अतः b² भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो b² भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो a है वो भी 5 से विभाज्य होगा और b भी 5 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः a व b में 5 एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a के अंदर भी 5 का भाग पूरा जा रहा है और b के अंदर भी 5 का भाग पूरा जा रहा है। तो a और b के अंदर 5 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या माना था कि यहाँ पर हमने माना था कि a व b पूर्णांक है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तब तो यह परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह हमारे जो माना हुआ है उसके विपरीत प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि हमने जो माना है वह एक विरोधाभास है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो माना है वह एक विरोधाभास है, अर्थात ये वह एक हमारे जो सही कथन है उसके विपरीत है। और हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है और यह एक विरोधाभास है, अर्थात यह एक विपरीत कथन है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यह एक विरोधाभास है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। और हमने इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक विरोधाभास माना, फिर इसको इस प्रकार हल कर दिया। ये था हमारा प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।